नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कराना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि देश में 2014 से भाजपा की सरकार है, आप पता कर लीजिएगा। ये इस दौरान उन्होंने कई सरकारी स्कूलों को बंद करवाया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार मुझ पर एफआईआर करके सरकारी स्कूलों को बंद कराने का मिशन बढ़ाना चाहते हैं। और सिसोदिया के मुताबिक आपको बता दें कि 2015 से 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 72,747 सरकारी स्कूलों को केंद्र और भाजपा की सरकार ने बंद करवाया है। सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शानदार काम हुआ है, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार और भाजपा चाहती है कि इन स्कूलों को बंद किया जाए ताकि बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़े। सिसोदिया ने कुछ दिन पहले अपने घर पर पड़े सीबीआई रेड का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर सीबीआई ने रेड मारा, आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उनको मेरे घर से क्या मिला। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने शराब घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन जब उसमें कुछ नहीं मिला तो वो स्कूल में भ्रष्टाचार होने की बात कह रहे हैं। इनकी सारी बातें झूठी हैं। सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में करीब 20 भी बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फीस देने की स्थिति में है। बाकी 80 बच्चों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। इनकी रुचि स्कूल के अंदर के करप्शन को खत्म करने की नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने की है। इनमें से 26,000 यूपी में और 22,000 एमपी में है और इस समय में 11,739 प्राइवेट स्कूल्स खोले गए हैं और इन स्कूलों को भाजपा के नेताओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। जितने भी ये आरोप लगा रहे हैं सारे झूठे हैं। और मैं स्कूल के बारे में भी कहता हूं कि जितनी ये बकवास कर रहे हैं सब झूठ है। सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली में शानदार स्कूल बने हैं। दिल्ली में हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हैं जितने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल भी नहीं होते हैं। आज इनकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। अब इनकी साजिश है कि किसी तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। इनको यह हजम नहीं हो रहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार चल रहे हैं, शानदार बन गए और शानदार चल रहे हैं। ये अनपढ़ गंवार लोगों की पार्टी है और ये पूरे देश को अनपढ़ और गंवार रखना चाहती है। इनको बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि कैसे हो सकता है कि हर एक बच्चे के लिए अच्छा सरकारी स्कूल बन जाए। इनकी जहां जहां सरकारें, इन्होंने सारे राज्यों में अपने में सरकारी स्कूल बंद किए हैं पिछले 5-6 साल में, जब से ये लोग 7 साल से आए हैं सरकार में। मैं रखूंगा उसका डेटा आपके पास में, लेकिन मैं बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इनका स्कूलों के करप्शन वरप्शन में इंटरेस्ट नहीं है। स्कूलों के और इन सब के करप्शन में इंटरेस्ट होता तो मैं कई बार आपके सामने रख चुका हूं। कल सीएम साहब ने भी 5 मुद्दे रखे कि भाई उस पर जांच करो ना। अब कह रहे हैं स्कूलों में भ्रष्टाचार हो गया, उसकी जांच कर रहे हैं। कर लो जांच, लेकिन इसकी भी जांच करो कि पूरे देश में सरकारी स्कूल जब से आप सत्ता में आए हो क्यों बंद हो रहे हैं। आज 2014 से इनकी सरकार है देश में। 2014 से लगातार इन्होंने देश भर में सरकारी स्कूल बंद किए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, कल मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी जो है, जो दिल्ली के सरकारी जो स्कूल है उन्हें बंद कराना चाह रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद कराने के लिए लगातार अब आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा के ऊपर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2014 से केंद्र सरकार में, यानी कि केंद्र सरकार के अंदर जिस तरीके से सरकारी स्कूल थे वो कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर बंद कराकर प्राइवेट स्कूल खोलने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल जिनको बेहतर किया गया है, दिल्ली के अंदर लगभग 700 सरकारी स्कूलों जो है उनकी इमारत बनाई गई है। तो
को भी अब दिल्ली केंद्र सरकार जो है वो बंद कराना चाहती है। और भाजपा की एक रणनीति रही है जो सरकारी स्कूलों को बंद कराकर उनको ये कहा जा रहा है कि वो सरकारी स्कूल जो है वो चल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि केंद्र सरकार यानी भाजपा को बड़ी मोटी रकम जो है वो हासिल हो सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर अभी मनीष सिसोदिया के द्वारा जो जानकारी दी गई कि 20% के करीब जो प्राइवेट स्कूल है दिल्ली के अंदर और 80% के करीब जो है वो सरकारी स्कूल है, जिनके अंदर 80% से ज्यादा बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी शिक्षा जो है वो अब बेहतर होती नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उसके अंदर बेंचेस की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हाईटेक कर दिया गया है, बड़े नए तरीके से बनाए गए हैं। इसका क्लासों को हाईटेक बनाया जा रहा है ताकि स्मार्ट क्लासों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सके। और यही चीज जो पहले प्राइवेट स्कूलों के अंदर हुआ करती थी अब वो सरकारी के स्कूलों के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो जिससे कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल है उनका बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है और सरकारी स्कूलों को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब मनीष सिसोदिया के द्वारा जिस तरीके से कल प्रेस वार्ता की गई और उसके अंदर कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है, सिर्फ सरकारी स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही है। और ये तमाम जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं पूरे देश के दिए गए जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, यानी कि सीधे सीधे कहे तमाम राज्यों के अंदर स्कूलों को कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों को बंद कर प्राइवेट सेक्टरों को कहीं ना कहीं खोलने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली सरकार हमेशा अपने शिक्षा के मॉडल की वजह से जानी जाती है पूरे देश में, अगर बात की जाए दिल्ली में शिक्षा की, अगर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर दिल्ली में और क्या क्या कदम जो है दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं सराहने जरूर जाया जा रहा है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम के अंदर भी इसके लेकर बड़ी आर्टिकल छपा था, वो भी फ्रंट पेज पर, तो जिसके लेकर कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो गया। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की शिक्षा की, तो वाकई में ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जा रही है जो सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते थे उनको कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के अंदर लेके आया जाए और उनको शिक्षा जो है वो बेहतर की जाए। यानी कि पढ़ाने का जो तरीका है जो अभी तक प्राइवेट स्कूलों के अंदर देखने को मिलता था कि कंप्यूटर है, हाईटेक है, हर तरीके से बच्चों को यूनिफॉर्म अच्छी दी जाती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। मगर अब वही चीज जो है वो सरकारी स्कूलों में मिलने लगी है और जो परिजन है वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज से कहीं ना कहीं अब सरकारी स्कूलों की तरफ आते नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर मोटी मोटी फीसें दी जाती थी, स्कूलों के ना किताबों के नाम पर मोटे फंडिंग लिए जाते थे, यूनिफॉर्म के नाम पर लिए जाते थे और यहाँ तक कि जो पढ़ाने का तरीका था कंप्यूटर के द्वारा या फिर हाईटेक के द्वारा, तो वो भी कहीं ना कहीं अब सरकारी स्कूलों के अंदर मिल रही है। तो वही चीज अब परिजन जो है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाना चाहते हैं। मगर अभी सरकारी स्कूलों को और ज्यादा बेहतर होना पड़ेगा। दिल्ली के स्कूलों के अंदर की बात करें जिस तरीके से काफी जो आउटर एरिया है उनके अंदर भी स्कूलों को बेहतर करना पड़ेगा, ताकि जो तमाम बच्चे अभी भी जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में आते नजर आए। मगर लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं और यहाँ तक कि जो सीबीआई रेड को लेकर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो खींचातानी है वो जरूर देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को जो है वो घेरती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वहीं बात कर ली जाए अगर दिल्ली की राजधानी की अगर हम बात कर ले तो राजधानी में प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात कर ली जाए और गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात कर ली जाए तो क्या बेसिक अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। पहले की बात करें जब 2014 से पहले की, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाते थे और कहीं ना कहीं परिजन भी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों से हटते हुए नजर आते थे और प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा बढ़ावा था। मगर जैसे जैसे दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षा मॉडल को कहीं ना कहीं तैयार किया और जहां तक कि लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश की, तो उससे कहीं ना कहीं अब जो परिजन है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात करें, यानी कि लगातार दिल्ली की शिक्षा सरकारी जो स्कूलों को बेहतर किया जा रहा है, उसके अंदर अभी और ज्यादा इजाफा करना होगा, टीचरों को और ज्यादा मजबूत करना होगा ताकि वो बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं उनके बीच में जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं जागरूक हो, ताकि बच्चों को और ज्यादा बड़ा पढ़ाया जा सके। मगर काफी हद तक अभी सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर दिल्ली सरकार की शिक्षा मॉडल जो है वो नहीं अपनाई जा रही है और जो शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो सुविधाएं हैं जो मिलती हुई उन स्कूलों को मिल रही है वो कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार को जागरूक होना पड़ेगा और जो तमाम स्कूल जो भी दिल्ली के आउटर एरिया के अंदर है
उनको भी जाकर चेक करना होगा, ताकि दिल्ली की जो शिक्षा प्रणाली है उसको वहां पर अपनाया जा रहा है या नहीं अपनाया जा रहा है, ये भी गौर करना होगा। मगर जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो अभी तक बच्चे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब सरकारी स्कूलों की तरफ जरूर झुकते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके परिजन भी चाहते हैं कि अब उनको शिक्षा जो है वो सरकारी यानी कि कम खर्चे के अंदर बेहतर शिक्षा मिल सके। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है, यही कोशिश जो है वो केंद्र सरकार को बाकी राज्यों में भी करनी चाहिए, ताकि जो प्राइवेट स्कूलों का जो बाजार चल रहा है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आए, और बच्चों को शिक्षा जो है वो बेहतर सरकारी स्कूलों में मिल पाए, ताकि सरकारी स्कूल जो है वो बंद होने की जगह पर और ज्यादा बढ़ सके। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं। आपको बता दें, वो आज सुबह 10:30 बजे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होने के कारण सप्ताह भर से चल रहे प्रथम स्थापना दिवस के अंतिम दिन मुख्य समारोह में उनके अभिभाषण का विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व भी है। आपको बता दें कि गोरखपुर के बालापार रोड सोनबरसा में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की नींव पिछले साल रखी गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि सीएम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक और अधिवक्ता दिवंगत प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, और एमजी इंटर कॉलेज स्थित निर्मल प्रेम वाटिका में लगी प्रतिमा के अनावरण के बाद मुख्यमंत्री नवीनीकृत राम गरीब लाल सभागार और परिसर में स्थापित वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद के भवन का भी लोकार्पण करेंगे। यहां पर भी सीएम का संबोधन होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, तो सबसे पहले गोरखपुर के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं, उनके एक बार पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरी अपडेट। देखिए, उनका सबसे पहले का जो कार्यक्रम है वो उनका महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस में शामिल होना है। यहाँ वो शामिल होंगे, लगभग 10:30 बजे उनका आगमन होगा और वो विश्वविद्यालय में शामिल होंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर के बालापार रोड के सोनबरसा में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की नींव पिछले साल रखी गई थी, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था। 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज वो इसमें शामिल होंगे। बता दें कि इस विश्वविद्यालय में वो कुलाधिपति होने के कारण सप्ताह भर से चल रहे प्रथम स्थापना दिवस के अंतिम दिन मुख्य समारोह में उनका अभिभाषण जो है वो विद्यार्थियों के लिए काफी मायने रखता है। इसलिए आज का दिन विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा है। विद्यार्थी भी आज उनके अभिभाषण को सुनेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। जी, उसके बाद बात करें, शाम लगभग 4 बजे वो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक और अधिवक्ता दिवंगत प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। एमजी इंटर कॉलेज में ये प्रोग्राम है, और इसमें उन प्रतिमा का जो अनावरण होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे। काफी करीब माने जाते थे जो दिवंगत अधिवक्ता प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी थे, उनके मुख्यमंत्री काफी करीबी माने जाते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रतिमा का नींव रखा और आज उसका अनावरण भी करेंगे। जी गोविंद, वही अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, तो क्या क्या तैयारियां जो है सीएम के इस दौरे को लेकर कर ली गई हैं? देखिए, तैयारियां तो कल ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन देर रात से ही बारिश हो रही है, बारिश रुकी नहीं है। तो ऐसे में कुछ तैयारियां और जिला प्रशासन को करनी है, क्योंकि बारिश का मौसम है। और एमजी इंटर कॉलेज में लगभग आज 5000 बच्चे शामिल होंगे इस कार्यक्रम में, और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बारिश के लिहाज से कार्यक्रम में थोड़ा सा और जिला प्रशासन को अपना प्रबंध करना होगा। और कार्यक्रम की बात करें तो बारिश के कारण हो सकता है कुछ कार्यक्रम में तब्दीली हो, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। जी गोविंद, वही बात कर ले, जिस तरीके से छात्रों को भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करने वाले हैं, तो अपने संबोधन में क्या कुछ संदेश जो है छात्रों को दे सकते हैं? देखिए, उनका संदेश साफ तौर पे विद्यार्थियों के लिए रहेगा कि आप पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। ऐसे में जो विश्वविद्यालय वहाँ बना है, आयुष विश्वविद्यालय जो है वो गोरखपुर के लिए सौगात है, पूर्वांचल के लिए सौगात है। वहाँ वो जो बच्चे रहेंगे वो अपने अभिभाषण में कहीं न कहीं उन्हें राष्ट्र प्रेम और आगे बढ़ने की शिक्षा का एक संदेश देंगे। जी गोविंद, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहने वाले हैं, तो जो गोरखपुर वासी हैं उनका सीएम के इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, गोरखपुर वासी जो है, गोरखपुर की बात नहीं करें, पूरे प्रदेश की बात करें,
आज वो गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह जनता दर्शन का कार्यक्रम जरूर होगा। ऐसे में जो फरियादी हैं वो भी उनके आने का इंतजार करते हैं कि कब मुख्यमंत्री आएंगे और वो जनता दर्शन में मिलकर अपनी समस्याओं को उनसे कहेंगे, रूबरू होंगे और उन्हें भरोसा होता है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। तो गोरखपुर के लोग भी पूरी तरीके से उत्साहित रहते हैं ताकि मुख्यमंत्री आए और कहीं ना कहीं उनके जो भी परेशानी है उनसे वो उनको अवगत कराएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल आज रविवार को कांग्रेस भवन सेक्टर 35 चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इसमें 4 सितंबर 2022 को दिल्ली में होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल महारैली और राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर बात की जाएगी। तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल आज रविवार को कांग्रेस भवन सेक्टर 35 चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल होंगे। आपको बता दें इसमें 4 सितंबर 2022 को दिल्ली में होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल महारैली और राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली 3500 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर बात होगी। तो आपको बता दें आज कांग्रेस एक प्रेस वार्ता करने वाली है जिसमें जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल भी इसमें शामिल होंगे और इसमें मुख्य एजेंडे की अगर बात कर ली जाए इस प्रेस वार्ता में तो मुख्य एजेंडा ये रहेगा जो दिल्ली में महंगाई को लेकर हल्ला बोल महारैली होने वाली है 4 सितंबर को, उस पर बात की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 को शुरू होने वाली 3500 किलोमीटर की लंबी भारत जोड़ो यात्रा पर भी बात की जाएगी। तो आज एक अहम प्रेस वार्ता चंडीगढ़ में 12 बजे आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कांग्रेस भवन सेक्टर 35 में ये प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार का आगाज अब जल्द शुरू होने वाला है। गणेश उत्सव इस बार जो है 31 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें कि राज्य की नई सरकार ने इस बार गणेश उत्सव मनाने को लेकर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। हर गली हर मोहल्ले में इस बार गणेश उत्सव का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मुंबई के मशहूर सार्वजनिक गणेश पंडाल चिंतामणि में भक्तगण तकरीबन 2 साल बाद बड़े उत्साह के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को मूर्तिकार के पास से अपने पंडाल में लेकर जा रहे हैं और इस दौरान भगवान के दर्शन करने के लिए लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और इस दिन देश के कई हिस्सों में लोग भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा करते हैं। 2 साल बाद फिर से मंडल द्वारा भगवान गणेश की भव्य मूर्ति को मंडल में विराजमान किया जा रहा है। इस वर्ष चिंतामणि की गणेश प्रतिमा बेहद विशाल होगी और आपको बता दें कि मंडल को भी शानदार रोशनी से सजाया जाएगा। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार का आगाज अब जल्द दिल्ली में शुरू होने वाला है और गणेश उत्सव इस साल 31 अगस्त से शुरू होगा। आपको बता दें कि राज्य की नई सरकार ने इस बार गणेश उत्सव मनाने को लेकर सभी प्रतिबंध जो हैं हटा दिए हैं। पिछले 2 साल कोरोना के चलते इस उत्सव का जो है शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंधों को हटाते हुए गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और इसके लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगभग मूर्ति बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि 31 अगस्त से जो है ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
और लोगों ने सभी प्रकार की तैयारियां जो है पूरी कर ली है। और आपको बता दें कि एक बड़ी घोषणा भी यहाँ पर शिंदे सरकार द्वारा की गई है। टोल माफ किया गया है। यहाँ पर कई मार्गों पर महाराष्ट्र में टोल को माफ किया गया है ताकि लाखों गणेश भक्तों को इससे सुविधा हो सके। तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार की तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। गणेश उत्सव महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाया जाता है और भगवान श्री गणेश की मूर्तियों का आगमन जो है अब जारी हो चुका है। और आपको बता दें कि 31 अगस्त से इस पावन पर्व की शुरुआत हो जाएगी। तो लोगों में एक खासा उत्साह इसे लेकर दिख रहा है और काफी लोग इसे लेकर उत्साहित हैं क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इस पर्व को नहीं मनाया गया, जिसके बाद अब सभी प्रतिबंधों को हटाते हुए इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि गणेश की मूर्ति बनाने का काम भी लगभग जो है पूरा हो चुका है और महाराष्ट्र में एक तरीके से गणेशोत्सव की धूम मची हुई है। 31 अगस्त से इस पावन पर्व की शुरुआत हो जाएगी। तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेश उत्सव की तैयारियां जो है जोरों पर हैं और लोग भी काफी उत्साहित हैं इस चीज के लिए। आपको बता दें कि सीएम शिंदे द्वारा एक घोषणा जो है कल की गई थी, जिसमें आपको बता दें उन्होंने ये कहा था कि गणेश उत्सव पर महाराष्ट्र के कुछ मार्गों पर टोल को माफ किया जाएगा, जिससे कि लाखों भक्तों को, जिससे गणेश भगवान के लाखों भक्तों को इससे फायदा होगा। और ये बड़ी घोषणा सीएम शिंदे द्वारा की गई है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जोरों शोरों से गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले गणेश उत्सव जो कि महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, तो क्या क्या तैयारियां गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र में पूरी हो चुकी हैं? बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि पिछले 2 सालों में कोरोना काल के दौरान जिस तरह से तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, वह पाबंदियां अब नई सरकार एकनाथ शिंदे की सरकार ने हटा दिया है और उन केसेस को भी हटा दिया है जो गणेश उत्सव के दौरान युवकों पे लगे थे, चाहे वो डीजे बजाने को लेकर हो या फिर गणेश उत्सव में किसी तरह की भगदड़ करने को हो, वह सारे केसेस हटा दिया गया है। यानी कि बिना किसी प्रतिबंध के इस बार गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यह पहला मौका होगा जब बड़ी संख्या में सरकार की तरफ से उत्साहित किया जा रहा है लोगों को कि आप गणेश उत्सव को भव्य तरीके से मनाइए। सरकार की यंत्रणा पूरी तरह से तैयार है। मुंबई पुलिस की सुरक्षा को लेकर तमाम जगह जगह सीसीटीवी लगा दिया गया है और जहां विसर्जन होना है, विसर्जन स्थल पर अब से ही निगरानी रखी जा रही है। खासकर कल से ही गणपति बप्पा का आगमन मुंबई में शुरू हो गया है और बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है पंडालों में पहुंच रही है। इसका महज कारण यह है कि सजावट को लेकर जिस तरह से तैयारियां होती है, ऐसे में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। तो 3 दिन पहले गणपति बप्पा का जो आगमन पंडालों में होता है और पंडालों में आने के बाद विधिवत उनकी सजावट की जाएगी। खासकर फूलों से जो सजावट की जाती है वो इस बार देखने लायक रहेगी। तो तमाम व्यवस्थाएं सरकार के आदेश के बाद जो है अब कहीं न कहीं इस बार का जो गणपति उत्सव का जश्न होगा वो बेहद खास होगा। सत्यप्रकाश, वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से 2 साल बाद इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, तो कितना अलग इस बार का गणेश उत्सव देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे इंतजार के बाद लोगों को गणपति बप्पा का दर्शन करने मिलेगा। खासकर गणपति बप्पा 11 दिन तक रहते हैं। इन 11 दिनों में किस तरह से व्यवस्था रहेगी, किस तरह से खान पान रहेगा और भक्तों के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी, वो तमाम चीजें जो अलग होने वाली है। क्योंकि अगर हम लाल बाग के राजा की बात कर ले तो लाल बाग के राजा जो गणपति बप्पा आते हैं वह 1 महीने पहले ही पंडाल में विराजमान हो जाते हैं। 1 महीने से उनकी तैयारियां चलती है। खासकर उनके भोग से लेकर, उनकी आरती से लेकर, उनके रख रखाव से लेकर और उनके जो तमाम भक्त हैं उनको लेकर तमाम तैयारियां की जाती है। खासकर पंडालों में एक साथ जो है कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग खड़े रहते हैं। तो 20,000 से ज्यादा खड़े होने के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है वो काफी लंबा वक्त लगता है। मुंबई पुलिस की तैनाती होती है। बाहर से भी जो सुरक्षा एजेंसियां मंगाई जाती है जिससे किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं। खासकर लालबाग के राजा में जो करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है वो बड़ा आकर्षक होता है। 1 हफ्ते तक नोटों की गिनती होती है, गहनों की
छाटपीट होती है। तो ये समझ सकते हैं कि किस तरह से गणपति बप्पा और लालबाग के राजा के एक विशेष महत्व होता है। वही ऐसे में सत्यप्रकाश मुंबई, साउथ मुंबई जी जी सत्यप्रकाश, वहीं अगर बात कर ली जाए मूर्तिकारों की, अगर बात कर ली जाए तो कहां तक मूर्तिकारों द्वारा मूर्ति बनाने का काम कहां तक पहुंचा है? अब तक कितनी मूर्तियां जो हैं बन के तैयार हो चुकी हैं? एक बार इसे लेकर भी पूरी अपडेट। बिल्कुल साथी, देखिए महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आते ही मूर्तियों का बनना शुरू हो जाता है। हालांकि मूर्तियों का बनना 1.5 महीने, साफ कहते हैं 1.25 महीने पहले से मूर्तियों का बनना शुरू होता है, जिसमें 2 फुट से लेकर 40 फुट तक की मूर्तियां बनाई जाती है। अब ऐसे में जिस पंडालों में जैसी जैसी व्यवस्था रहती है, वैसी वैसी मूर्तियों का जो है वक्त लेके जाते हैं। लेकिन बड़ी मूर्तियों को इसलिए पहले लेके जाते हैं कि यातायात के लिए उन्हें दिक्कत ना हो, हाईवे पे लेके जाना हो, रोड पे लेके जाना हो, या फिर गलियों में लेके जाना हो, उसी तरह की उसी ऊंचाई के अनुसार जो है गणपति बप्पा की प्रतिमा आती है। खासकर जो बड़े पंडाल होते हैं वहां बड़ी मूर्तियां लाई जाती है, लेकिन लाखों से ज्यादा मूर्तियां गणपति बप्पा की बनाई जाती है और घर घर में बिठाई जाती है। इस बार जो है घर घर गणपति बप्पा का विसर्जन जो है और पूजा अर्चन किया जाएगा। खासकर 2 सालों का जो इंतजार रहा है, काफी लोग ऐसे भी है जो 2 साल पहले यह वापस से विनती मांगते हैं कि अगर मेरा यह काम हो जाएगा तो आपको हम अपने घर में विराजमान करेंगे। लेकिन परिस्थितियां जो है उनके अनुकूल नहीं रही। 2 साल गणपति बप्पा का आगमन नहीं हुआ। ऐसे में 2 साल बाद उन लोगों को भी के लिए भी नयापन होगा जो पहली बार गणपति बप्पा को इस बार लाएंगे। तो यानी कि जो आंकड़े हैं वो इस बार बढ़ने वाले हैं, तैयारियां हैं वो एकदम भव्य होने वाली है। सरकार की तरफ से पूरी छूट है। मुंबई महानगर पालिका ने सबको परमिशन दिया है कि आप गणपति उत्सव कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 2 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा और आपको बता दें कि राज्य के कई मार्गों में 28 और 29 अगस्त को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं 24 घंटों के दौरान आपको बता दें कि कौसली में 54.0, मेहर हमीरपुर में 53.0 और धर्मशाला में 20.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। शनिवार शाम तक प्रदेश में 51 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 36 मकान और 19 गौशालाएं पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और 27 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रदेश भर में ठप है और लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहा। शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश में मानसून कमजोर रहा। आपको बता दें कि इस बार मानसून में विभिन्न आपदाओं में अभी तक 270 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। टीना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, हिमाचल में 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, तो मौसम विभाग द्वारा हिमाचल के किन किन जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। जी देखिए, आज और कल के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है और जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसके अनुसार 2 सितंबर तक तो मौसम खराब रहेगा। और अगर अब अलर्ट की बात करें तो कांगड़ा, मंडी और आपका कुल्लू, चंबा, काफी जो विभिन्न क्षेत्र है उसके लिए जारी किया गया। हालांकि इससे कल बताया गया था कि कुछ बारिश जगहों पर भारी बारिश होगी, लेकिन कल मौसम साफ रहा था। तो आपको बताएं कि फिलहाल कमजोर चल रहा है मानसून, लेकिन फिर भी ये मानसून सीजन में जैसा कि आपको बताया 270 लोगों की इसमें जान चली गई है। और जो प्राकृतिक आपदा है ये बहुत हिमाचल की एक बड़ी एक आपदा लेकर आई थी अपने साथ और काफी लोगों की इसमें जान चली गई। तो इसका जो ये जो जायजा है इसका नुकसान, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हिमाचल को हुआ है। 70 से 21 करोड़ का अभी तक नुकसान हिमाचल को हो चुका है। तो ऐसे में जो ये जो 2 केंद्रीय टीमें हैं, केंद्रीय सरकार को लिखा गया था आर्थिक सहायता के लिए, तो ऐसे में जो केंद्रीय टीमें हैं वो आज पहुंचेंगी शिमला और वो जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेंगे। इसके बाद जो सचिवालय में अधिकारियों के साथ जो एक समीक्षा बैठक भी करेगी और उसके साथ जो 1400 करोड़ का जो नुकसान प्राकृतिक आपदा से अभी तक हो चुका है और जो अभी तक लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को जो बहुत ज्यादा नुकसान ये दोनों विभागों को हुआ है। तो ऐसे में ये जो टीमें हैं कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी, क्योंकि ये जो जिले हैं बहुत ज्यादा इससे नुकसान हुआ, तो यहाँ का जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद जो है
आप आप उम्मीद कर सकते हैं कि हिमाचल को आर्थिक सहायता केंद्र की तरफ से बड़े राहत के तौर पर मिलेगी। जी टीना जी, वहीं बात कर ली जाए, जिस तरीके से 2 दिन का भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, तो अधिकारियों को क्या-क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? वहीं शासन प्रशासन की अगर बात कर लें, तो लोगों से क्या-क्या अपील यहाँ पर की गई है? जी, देखिए जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो कह रहा है कि हम लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और लोगों से जो नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है और जो सड़क होती है, सड़कों में जो दीवार की तरफ की जो जगह होती है वहां पे गाड़ियां लगाने को मना किया गया है और कहा गया है कि बिना बिना काम के अगर बहुत ज्यादा आपके जिलों में बारिश हो रही है तो बिना काम के घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये एक बड़ी आपदा के तौर पर सामने आ सकता है, आपको जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ शासन प्रशासन की अगर इस तरह से बात आपने पूछी है तो उसमें जो मुख्यमंत्री वो लगातार शिक्षा बैठकें कर रहे हैं डीसी और डीसी और एसपी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके जरिए वो लगातार निर्देश शासन प्रशासन को दे रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम्स है उनको अलर्ट पे रखा गया है, कुछ जिलों को अलर्ट पे रखा गया है और आपदा प्रबंधन विभाग पहले ही कह चुका है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को हमने तैयार रखा है। वैसे में जहाँ पे कहीं जरूरत पड़ती है तो तुरंत उनको एक्टिव कर दिया जाता है। हालांकि हमारे पास कोई भी हमारे पास जो संसाधन है उनको एक्टिव मोड पे रखा गया है और जैसे ही जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे भेजा जाएगा। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है अलग अलग, जैसे कुल्लू है, आपका चंबा है, कांगड़ा है, ऐसे में इनको चीज है उनको साफ तौर पर निर्देश देते हैं कि जो भी जो ये मॉनसून है इससे निपटने के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं वो करें और लोगों को खास तौर पर कहा गया है कि आप जो पर्यटक है वो किसी नदी नालों में उतर जाते हैं तस्वीरें, तो उनको कहा गया है कि आप दूर रहें और अपने अनुमान अगर आप अनुमान लगा लें तो मौसम विभाग जो आगामी घंटों के लिए चेतावनी जारी करता है उसके हिसाब से अपना जो निकलने का है वो देखें, क्योंकि अगर आप बिना काम के घर से निकलते हैं और ऐसे में भारी जो बारिश है उसका सामना करना पड़ता है तो कई 270 अभी तक भी जाने के लिए वो ऐसे ही विभिन्न विभाग से उससे अभी तक लोगों को जाने गंवानी पड़ी है। टीना जी, वहीं अगर बात कर लें, जिस तरीके से हिमाचल में इस बार काफ़ी बारिश देखी गई और काफ़ी लोग जो हैं इस बारिश के कारण बेघर हो गए, तो ऐसे बेघर लोगों को और जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, अपने घर वाले, अपने परिवार वालों को खोया है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार द्वारा क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या क्या आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उन तक पहुंचाई गई है? जी देखिए, जिस तरह से जो एक बड़ा नुकसान था और काफी लोगों के जो घरों को, तो अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो घर है घरों को बहुत नुकसान हुआ है और जो चाहे आप कच्चे घर लेंगे पक्के घर लेंगे काफी नुकसान हो रहा है। तो जो प्रशासन उन्होंने इनकी जो राहत राशि है वो फौरन जारी कर दी थी, क्योंकि प्राकृतिक जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो पिछले महीने ही जो राशि थी काफी बड़ी बड़ा जो राशि थी वो विभिन्न जिलों के जो डीसी है उनको जारी करके बस पैसे में डीसी के थ्रू ये राशि जो है आप प्रभावितों को दी जा सकती है। लेकिन जो शिविर है, क्योंकि काफी लोगों के घर बैठ चुके हैं, काफी लोगों को रहने की समस्या, तो ऐसे में जो जिला प्रशासन है जो भी वहाँ पे जो स्थानीय जो स्कूल्स है या जो स्थानीय जो सराय कह सकते हैं वहाँ पे जो है शिविर बनाए गए हैं, तो जो प्रभावित लोग हैं उनको रखने की तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो अभी जो सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जा सकती है वो करवाई जा रही है। और उसके बाद जो है केंद्र की टीमें यहाँ पे पहुंची जो जायजा लेंगे, उसके बाद जो है उसके आधार पर एक नुकसान का जो बड़ा आंकलन है उसके रिपोर्ट तैयार करके जो ये प्रभावित लोग हैं जिनके घरों को भारी नुकसान पहुंचा है उनको जो है जो राशि है वो प्रदेश सरकार की ओर से जल्द ही जारी कर दी जाएगी। जी वही रीना जी, अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से भारी बारिश हिमाचल में देखने को मिली है, जिसने काफी तबाही का मंजर जो है हिमाचल में देखने को मिला, तो इस बीच जो है फसल, अगर किसानों की बात कर ली जाए तो उनकी फसलों को कितना नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि किसान और बागवान जब अब उनका जो सीजन शुरू होता है तो बारिश की उम्मीद वो करते हैं, क्योंकि वो बारिश से उनकी जो फसल है उसको काफी जो है वो अच्छी रहती है फसल जो है बागवानों और किसानों के लिए। लेकिन अगर हम इस बार इस सीजन की बात करें, क्योंकि बारिश नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एक भारी बारिश से भारी बारिश हुई है, जो फसलें हैं चाहे वो आप सिरमौर की साइड आप ले लो, टमाटर की जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई है। किसानों जो बागवानी है सीजन इस टाइम चल रहा है और जैसे मैंने पहले भी बताया था चिपरी शिमला में काफी जो सड़कें बंद है, संपर्क सड़कें बंद है, तो ऐसे में जो गाँव में जो तैयार पेटियां हैं उनको मंजिल तक पहुंचाने में एक बड़ी समस्या पेश आ रही है बागवानों को। तो ऐसे में भारी नुकसान
क्योंकि सिर्फ किसी जान का नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे, और किसानों की जो बाकी सब बागवान है जिनकी दिन साल की जो मेहनत होती है वो इस बार बर्बाद हो गई है। तो ऐसे में ये जो ये मानसून है ये बड़ी अपने साथ आपदा लेकर आया, और सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है जल्द से जल्द जो संपर्क मार्ग है उनको खोलने की। जी टीना जी, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से तबाही का मंजर इस बार प्रदेश में देखने को मिला, तो इसी बीच जिस तरीके से बाढ़ आई, तो अक्सर देखा जाता है कि जब बाढ़ आती है तो जो नल है, हैंडपंप है, ये बाढ़ के साथ बहकर चले जाते हैं। तो अभी हिमाचल में अगर बात की जाए, जिस तरीके से तबाही का मंजर हिमाचल में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अभी पीने के पानी को लेकर क्या क्या समस्या लोगों को जो है उनका सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो बारिश है वो मैंने जैसे पहले भी बताया कि सड़कों को लोक निर्माण विभाग और आईपीएच जो पीने की जो व्यवस्था करता है, जो घरों घर तक पानी पहुंचाता है, उसकी जो बड़ी संख्या में बड़ी जो आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा इन दो विभागों को एक जो है नुकसान पहुंचा है। और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो दुर्गम इलाके हैं, गाँव के इलाके हैं, अभी आप शिमला शहर की बात करें, यहाँ पे भी 4-10 दिन बाद पानी आ रहा है, और कई जो इलाके हैं क्योंकि जो गाद है वो भर जाती है जो पेयजल परियोजना है उसमें, और जो इस पर वो जो सिंचाई की जो आपका जो पेयजल की जो नालियां होती हैं, जो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में जो अभी जो पेयजल की व्यवस्था है काफी, जिससे आप चंबा ले लें, कुल्लू ले लें, आप शिमला ऊपरी इलाका ले लें, 4-4 दिन बाद पानी की व्यवस्था की जा रही है, और कई जगह तो टैंकरों से व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जो पाइपें वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में जो है ये दोनों विभाग है जिनको बड़ी इसके जो मानसून का जो सीजन है वो निकलेगा, और इन दोनों विभाग को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी सब कुछ चीजें जो है सामान्य लाने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस द्वारा बड़े महंगाई को लेकर आज महंगाई के खिलाफ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा मोदी की महंगाई झांकी निकाली जाएगी। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी आकाश शर्मा और सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा ट्रैक्टर में विभिन्न प्रकार की झांकियां निकालने की तैयारियां की गई है। गैस, पेट्रोल, राशन सामग्री बनाकर शहीद स्मारक भवन से लेकर मालवीय रोड, कोतवाली चौक, गांधी मैदान तक मोदी की महंगाई झांकी निकाली जाएगी। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस द्वारा बड़े महंगाई को लेकर आज महंगाई के खिलाफ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा मोदी की महंगाई झांकी जो है निकाली जाएगी। और आपको बता दें कि युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी आकाश शर्मा और सैकड़ों कार्यकर्ता द्वारा ट्रैक्टर में विभिन्न प्रकार की झांकी निकालने के लिए तैयारियां की गई है। गैस, पेट्रोल, राशन सामग्री बनाकर शहीद स्मारक भवन से लेकर मालवीय रोड, कोतवाली चौक, गांधी मैदान तक मोदी की महंगाई झांकी निकाली जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महंगाई देश में बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में कांग्रेस फिर से एक बार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ले तो छत्तीसगढ़ में आज युवा कांग्रेस जो है एक झांकी उनके द्वारा निकाली जाने वाली है, जिसका नाम मोदी की महंगाई, इसका ये टाइटल है। आपको बता दें आज युवा कांग्रेस महंगाई को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरते हुए भी नजर आएगी। जिस तरीके से लगातार सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे इसका सीधा असर आम जनता पर देखने को मिल रहा है। आम जनता त्रस्त हो चुकी है इस महंगाई से। तो उसी बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस द्वारा महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन किया जाना है और लोगों के मुद्दे जो है आज कांग्रेस उठाने का काम करेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो है कार्यकर्ता मोदी की महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए आज छत्तीसगढ़ की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में आज युवा कांग्रेस जो है मोदी की महंगाई झांकी निकालने वाली है। कितने बजे तक ये जो झांकी निकाली जाएगी, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। जी देखिए, मोदी की
महंगाई झांकी जो निकालने की तैयारी है वो यूथ कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और निश्चित तौर पे जो बढ़ते महंगाई को लेकर के एक नई रणनीति बना करके और केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरा जा सकता है इसके ऊपर रणनीति बनाई जा रही है। खासा तौर पे ये 3 बजे निकाली जाएगी और इसमें झांकी के तौर पे स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इसके अलावा कई ऐसे जो महंगाई से जुड़े हुए जो हैं और खासतौर से जो बजट तैयार करने वाली बात है उसको लेकर के भी एक अलग से तैयारी है और क्या इसमें रणनीति बना करके केंद्र सरकार को घेरा जा सकता है और जनता के सामने में अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, इसमें वैचारिक विकल्प भी अपनाया जा रहे हैं। ये लगभग 3 बजे मोदी की जो महंगाई झांकी है उसको निकालने की तैयारी है और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और सैकड़ों जो कार्यकर्ता है वो ट्रैक्टर में विभिन्न प्रकार की झांकी निकालेंगे और इसके अलावा गैस, पेट्रोल, राशन सामग्री सहित कई ऐसे जो सामग्री है जिसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी भी देखने को मिलता है कि पेट्रोल, डीजल से लेकर के तमाम ऐसी सामग्री है जिसमें दिनचर्या के जो शामिल है वो सबसे ज्यादा महंगे हुए, जिसमें आम जनता त्रस्त है। इसी को लेकर के झांकी निकालने की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। जी अखिलेश, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से राज्य में ये झांकी निकाली जानी है, तो राज्य में किन किन जिलों में जो है ये झांकी निकाली जाएगी, एक बार से लेकर भी पूरी अपडेट। ये राजधानी रायपुर में ही बस झांकी निकाली जाएगी और निश्चित तौर पे जो पूरे प्रदेश के अन्य स्थानों से जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग हैं, नेता हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सम्मिलित होने की जो बात है वो कही जा रही है। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र हैं जहां खास तौर से पिछड़े जो वर्ग हैं, ऐसे जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे और छत्तीसगढ़ के अनेकों स्थान से जो यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो इस मुहिम में शामिल होंगे और निश्चित तौर पे केंद्र सरकार को जो घेरने की जो तैयारी है वो इसमें रणनीति बना करके काम करेंगे। जी चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 28 अगस्त यानी आज नैनीताल के दौरे पर आएंगे। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री शहर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ वे शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान सीएम धामी विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सीएम धामी के नैनीताल दौरे से पहले मुख्यमंत्री जिलाधिकारी ने पथ पार्क क्षेत्र का निरीक्षण किया है और साथ ही उन्होंने तैयारियों का भी जायजा लिया है। और नैनीताल अधिकारी धीराज गब्रियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 28 अगस्त की शाम 3 बजे कार्यक्रम के अनुसार नैनीताल पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री द्वारा शहर में हुए विकास कार्यों समेत नैनीताल के बाजारों का किया जा रहा सौंदर्यीकरण कार्यों समेत उत्तराखंडी शैली में बाजारों पर किए जा रहे विकास कार्य का शिलान्यास करेंगे। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर रहने वाले हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर आज कई विकास कार्यों का उनके द्वारा शिलान्यास किया जाएगा। नैनीताल दौरे को लेकर सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दें कि उनके नैनीताल दौरे को लेकर जो है काफ़ी अहम ये दौरा माना जा रहा है और विकास कार्यों का आज वो शिलान्यास करेंगे और अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक भी होने वाली है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है 28 अगस्त यानी आज नैनीताल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहर में कई विकास कार्य योजनाओं का शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही वे शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान सीएम धामी विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। सीएम धामी के नैनीताल दौरे से पहले मुख्यमंत्री जिलाधिकारी ने पंथ पार्क क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने तैयारियों का भी जायजा लिया और नैनीताल अधिकारी धीराज गब्रियाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 28 अगस्त की शाम 3 बजे कार्यक्रम के अनुसार नैनीताल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा शहर में हुए विकास कार्यों समेत नैनीताल के बाजारों का किया जा रहा सौंदर्यीकरण कार्यों समेत उत्तराखंडी शैली में बाजारों पर किए जा रहे विकास कार्यों का शिलान्यास वो करेंगे। तो ये बड़ी
तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर रहने वाले हैं। विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा और आज वो विभिन्न स्थानों का निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और आपको बता दें, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इससे ये भी कहा जा सकता है कि 2024 की तैयारियां जो है अब इससे शुरू हो चुकी हैं। तो आज आपको बता दें, इसी कड़ी में 28 अगस्त यानी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचेंगे। इसे लेकर नैनीताल वासियों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और ये नैनीताल दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का पहला दौरा रहेगा। आपको बता दें कि कई विकास कार्यों का शिलान्यास यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 28 अगस्त यानी आज नैनीताल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर रहने वाले, तो कितने बजे तक वो नैनीताल पहुंचेंगे, एक बार इसे लेकर पूरी अपडेट। हाँ बिल्कुल निशा, आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल दौरा है और करीब 3 बजे आज वो नैनीताल पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के तैयारी की बात की जाए, कल से ही नैनीताल में तैयारी लगातार की जा रही है। जहाँ पर कार्यक्रम होना है और तमाम तरीके से कई कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के नैनीताल में उनका कहीं ना कहीं जायजा लगातार जिलाधिकारी के द्वारा लिया गया और उनके द्वारा बताया गया कि 3 बजे करीब वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद नैनीताल क्लब के सैले हॉल में यहाँ पर मोदी 2.0 कार्यक्रम जो आयोजन है उस पर यहाँ पर प्रतिभा करने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पर जो मार्केट में जो लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं नैनीताल के अंतर्गत, नैनीताल में वहाँ पर जाकर कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाना है। और उत्तराखंड शैली में, खासकर जो उत्तराखंड शैली में जो बाजार बनाया जा रहा है नैनीताल में, उनका कहीं ना कहीं शिलान्यास आज वो करेंगे। उसके बाद यहाँ अधिकारी से बैठक भी वो कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात उनकी होनी है। आज रात्रि विश्राम वो यही करेंगे, कल उसके बाद देहरादून रवानगी की जाएगी। पूरी तरीके से आज नैनीताल को पूरा भगवामय कर दिया गया है, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पर की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी जो सूबे के मुख्य है वो नैनीताल पहुंच रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम है और कई यहाँ पर शिलान्यास है। मोदी 2.0 का कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और खबर ये भी आ रही है कि जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वो भी आज मुख्यमंत्री के साथ यहाँ नैनीताल पहुंचने वाले और तमाम विकास कार्यों का जायजा उसकी तरफ से लिया जाता है। जी चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।